नमस्कार मित्रांनो, मी सुरेश निमकर तुमचं स्वागत करत आहे। आजच्या पॉडकास्टमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे हिंदी संयुक्त आणि हिंदी हा सब्जेक्ट जो आहे तुमचा, याचा पेपर आहे 3 मार्च 2025ला। तर बेसिकली खूपशे डाऊट्स असतात, तुमच्या क्वेरीज असतात, थोडा ताण असतो की पेपर कसा सॉल्व करायचा। ह्या सगळ्या गोष्टीबद्दल आपण एक्सपिरियन्स फॅकल्टी प्राजक्ता जोशी मॅम सोबत डिस्कस करणार आहे। सो वेलकम टू बडी सारथी मॅम। नमस्कार सगळ्या विद्यार्थी मित्रांना आणि दर्शकांना। येत्या सोमवारी हिंदी या विषयाचा पेपर आहे। तर आतापर्यंत 10वीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेबाबत आणि पेपरबाबत बऱ्याचशा कल्पना आल्या असतील आणि ज्या काही अडचणी असतील त्यावर आपल्याला आता हिंदी या विषयावर मात करायची आहे। तर आज आपण हा एक छोटासा व्हिडिओ विद्यार्थ्यांपुढे की जेणेकरून त्यांचा हिंदीचा पेपर मग तो संयुक्त असो की संपूर्ण असो हा चांगल्या पद्धतीने सोडवला जाईल आणि जास्तीत जास्त कसे मार्क्स मिळतील याकडे आपण आपलं लक्ष केंद्रित करूया। ओके, थँक्यू मॅम। चालेल, सो आपण स्टार्ट करूया पहिले हिंदी संयुक्तपासून। टोटल 40 मार्क्सचा पेपर आहे आणि 2 तासाचा असतो हा। मला माझे दिवस आठवत आहेत 10वीचे। चालेल, काही अडचण नाही। सो सेक्शन 1मध्ये जसं पॅसेजेस असतात, 2 पॅसेज असतात। तर फर्स्ट पॅसेज जो आहे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं इथे की निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आता याच्यामध्ये पहिला प्रश्न येतो ते आकृती पूर्ण कीजिए। या प्रश्नाला कसं अप्रोच करायला पाहिजे? सर्वप्रथम मी विद्यार्थ्यांना हे सांगू शकते की आता ही जी प्रश्नपत्रिका न राहता ती कृतीपत्रिका झालेली आहे सगळ्या भाषांकरिता। तर सगळ्यात पहिले विद्यार्थ्यांना वाचन करणं महत्त्वाचं आहे। जोपर्यंत तुम्ही वाचणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला प्रश्न कसे असतील या उसके प्रश्न किस संदर्भ में पूछे जाते हैं ऐसे आपको उसकी कोई भी कल्पना नहीं होगी। जब तक आप प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, अगर आपके सामने पद्यांश या गद्यांश जो दिया गया है लेकिन आपको पहले समझ में नहीं आया, जे तुम्हाला कळलंच नाही की हा कुठल्या कवितेतून घेतलेला आहे भाग किंवा हा कुठल्या पाठातून घेतलेला आहे आणि याचा नेमका अर्थ काय आहे, तर ज्यावेळेला आपल्याला आता तर बरीच वेळ होऊन गेलेली आहे पण ज्यावेळेला आपल्याला शाळेमध्ये शिकवतात तर त्यावेळेला नेमकं त्या शब्दाचा अर्थ काय शिक्षक सांगतात, पण आपण काय करतो थोडंसं दुर्लक्ष करतो की काय माझ्यासमोर तर उताराच आहे, मला सहज येईल, पण तसं नसतं। त्याच्याकडे तेवढं दुर्लक्ष करून होणार नाही। ही जी प्रश्नपत्रिका बनवलेली आहे कृतीपत्रिका ही खरं म्हणजे आकलनात्मक बनवलेली आहे की तुम्हाला कितपत समजलेला आहे तो विषय। आणि जर ज्यावेळेला आता हे आकृतीपूर्ण जे विषय असतात, संजाल पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका पूरी कीजिए, तालिका पूरी कीजिए, इसके लिए आपको पूरा पद्यांश या गद्यांश पूरा समझना होगा, पढ़ना होगा, उसका यथार्थ जो स्पष्टीकरण दिया है वो भी समझना होगा और जिस तरह का प्रश्न पूछा गया है उसी तरह में आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। बच्चे क्या करते हैं, पैसेज दिया गया है और पूरे 2-4 लाइन में उसके उत्तर लिख दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको उसका यथार्थ उत्तर लिखना है तो ही आपको उसके मार्क्स या गुण पूरे मिल सकते हैं। ओके, इसका मतलब जो सवाल पूछा गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है कि उसका उत्तर हमें कहाँ पे मिलेगा। आपको पद्यांश अगर दिया गया है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको जैसे MCQ रहते हैं तो ये भी उत्तर सही लगता है, ये भी उत्तर सही लगता है, लेकिन आपको किस संदर्भ के बारे में पूछा गया है वो आपको पहले समझना होगा। इसके लिए आपको 2-3 बार पढ़ना, उतारा जो या पद्यांश या गद्यांश है वो आपको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। ओके, अब इसमें 2 सेकंड सॉरी मी पण हिंदीच बोलायला लागलो। चालेल, काही अडचण नाही, हिंदीचाच पेपर आहे, चालेल तेवढं। दुसरा जो प्रश्न आहे मॅम, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर के लिखिए। त्याचा अर्थ काय होतो? म्हणजे शब्द युग्म, युग्म मतलब जोड़ी है ना, जो शब्द दिए गए हैं उसको आपको ढूंढ कर लिखना है। और अगर आपको 2 मार्क्स का है तो आपको 2 लिखने होंगे, अगर आपको 1 मार्क का दिया गया है 1 ढूंढना है तो वो भी लिखना है, और आपको पैसेज में से यथार्थ शब्द उसमें से ढूंढ कर लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी शब्द लिख के देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें तो मार्क्स मिले नहीं, मैंने तो पूरा पेपर लिखा था। ऐसा नहीं है, व्याकरण भी जो है वो आपको पूरा समझकर पढ़कर पूरा लिखना चाहिए। ओके, और इसमें तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो जैसे पहला शब्द है गरिमा संवेदना, तो ये जो शब्द का अर्थ है वो पैसेज से लिखना है या खुद से लिखना है? हाँ, ऐसे कुछ होते हैं कि उसी शब्द के 2 अर्थ के शब्द 2 आपको पैसेज में मिलते हैं। अगर ऐसा है तो आपको उस पद्यांश से लिखना है, गद्यांश से लिखना है। अगर ऐसा नहीं है तो उस शब्द का आपको जो अर्थ समझा है
पढ़ते समय वो आपको लिखना होगा। ओके। और एक है कि हिंदी भाषा, मराठी भाषा, चाहे संस्कृत हो, उसमें आपको व्याकरण एकदम सदोष ऐसे होना चाहिए, यानी आपको कोई भी उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आकार उकार या मात्रा वेलांटी हो। जैसे जैसे आप पूरा अच्छी तरह से लिखेंगे तो ही आपको उसमें से गुण मिल सकते हैं, मार्क्स मिल सकते अब इसमें तीसरा प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति, तो ये क्या है बेसिकली? जैसे इंग्लिश में रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स, इंग्लिश में रहता है वैसे कि जो आपको गद्यांश दिया गया है उस आधार पर आप अभी 10वीं की कक्षा में हैं, तो आपकी जो विचार क्षमता है वो अभी बढ़ी हुई है, और ये जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर सिर्फ गद्यांश या पद्यांश में नहीं मिल सकता, आप इन जनरल क्या सोचते हो इस पर भी निर्भर रहता है। ओके, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल है बेसिकली वो भी गद्यांशी है, तो मेजरली सेम ही रहेगा। हाँ। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस अपठित आते हैं, जैसे संपूर्ण हिंदी में है तो उनके लिए अपठित भी गद्यांश रहता है कि जो आपके सिलेबस में नहीं है, अनसीन पैसेज जिसे आप बोलते हो, तो वो भी एक बात ही है, सेम ही रहता है, एक जैसा ही रहता है, लेकिन आपको उसको पढ़कर समझकर लिखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो हम सेकंड गद्यांश जो सीन पैसेज है उसके बारे में बात करते हैं हिंदी संयुक्त में। इसमें प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, यानी कि ये क्या रहते हैं? ये जैसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हो इंग्लिश में, क्रमानुसार। तो अगर आपको एक इंसिडेंट या प्रसंग दिया गया है, समझो आपको लास्ट वाला दिया है, तो उसके पहले क्या हुआ था, अगर पहला वाला दिया है तो उसके बाद में कौन सी घटनाएं घटी है वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। मींस पैसेज से लिखना है। पैसेज से ही उसके ही रिलेटेड जो शब्द है वो और ये जो प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदलना है, वचन मतलब एक वचन और बहुवचन। अगर शब्द एक वचन में है तो आपको बहुवचन में लिखना है, अगर शब्द आपको बहुवचन में दिया है तो आपको पहले समझना होगा कि ये कौन से वचन में है, उसके विपरीत आपको लिखना है। जैसे अभी यहाँ कुटी लिखा है तो कुटिया बेसिकली। ओके। और थर्ड प्रश्न इसमें, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये भी सेम पर्सन रिस्पॉन्स। ओके, चलिए अब हम विभाग 2 में जाते हैं जिसमें पद्य भाग है। इसमें जो पद्य भाग में इसमें भी आकृति पूर्ण कीजिए। तो क्या रहता है आकृति? यस, कविता मतलब कविता आपल्या मराठीमध्ये। तो जैसे हम गद्य पढ़ते हैं तो गद्य का हमको सही तरह अर्थ समझ जाता है, लेकिन कविता कभी ऐसी होती है, कविता है या श्लोक है या कोई सुविचार है, तो ऐसा होता है कि लास्ट में आपको अर्थ पता चलता है और पहले पूरी पंक्तियां दी जाती हैं, इसलिए आपको कविता का भावार्थ, वाच्यार्थ जो भी है वो आपको पहले समझना पड़ेगा और उसका यथार्थ उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और इसमें सरल अर्थ है मैम, जैसे पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ कीजिए, लिखिए। इसको किस तरह से लिखना है और यहाँ क्या गलती हो सकती है? हाँ, यहाँ क्या गलती, बच्चे क्या करते हैं, स्वमत प्रकट करते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको कविता में जो अर्थ बताया गया है, कवि ने आपको जिस तरह से समझाया गया है उसका आपको अर्थ लिखना होगा। ओके, ठीक है। और यहाँ ये मेंशन भी किया है अंतिम 4 पंक्तियां। हाँ, अंतिम 4 यानी जो समझो आपको 2 कड़वे 2 चरण दिए गए हैं तो अंतिम जो है वही लिखना है। कभी कभी पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते, इसलिए पहले क्या करना होगा, पूरे बच्चों को, चाहे वो हिंदी किसी भी विषय का पेपर रहे, सबसे पहले आप वो कृति पत्रिका पूरी पढ़िए कि आपके उसमें क्या दिया गया है, क्या आपको सॉल्व करना है। अगर आपको 2 सेकंड नंबर का क्वेश्चन अगर पहले आता है तो आप वो पहले लिख सकते हो, लेकिन वो उसका नंबर, उसका अगर उसके सब क्वेश्चन है तो वो ही आपको उसके साथ लिखने पड़ेंगे, ताकि आपका जो समय है, अगर कोई प्रश्न आपको आता नहीं है, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो उसके लिए आपको वो समय मिल जाए, और जो आपको जल्दी आते हैं वो आप पहले लिख सकते हो। तो अगर अंतिम चरण पूछा गया है तो केवल अंतिम चरण के ही बारे में बताना पड़ेगा, पहले जो है आपको उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेम फिर जो पद्य सेकंड है वो भी सेम वैसे ही रहेगा, कोई ऐसे मुझे चेंजेस तो नहीं दिख रहे। फिर हम बात करते हैं विभाग 3 के बारे में, जो भाषा अध्ययन और व्याकरण है, जिसमें 8 मार्क्स है बेसिकली। तो इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? अब हम एक प्रश्न तो नहीं ले सकते, आप कोई जो भी क्वेश्चन पेपर है वो ले सकते हो रेफरेंस के लिए। तो इसमें है निम्नलिखित सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। तो जो आपको सूचना दी है, जैसे इंग्लिश में डू एज डायरेक्टर रहता है कि जिस तरह का व्याकरण पूछा गया है उसी तरह से आपको उसमें लिखना पड़ेगा।
ओके, तो ये मानक वर्तन यानी जो राइट है उसको लिखना पड़ेगा, राइट। सो निम्नलिखित अवयव में से कोई भी एक अवयव का अर्थ पूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाँ, तो इसका एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो आपको अवयव दिया गया है उसका। तो मैम यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि व्याकरण में भी और है, मीन्स एक तो आप ऊपर का व्याकरण सॉल्व कर सकते हो या नीचे का कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कौन सा करना चाहिए बेसिकली विद्यार्थी ने? जो विद्यार्थियों का ऐसा कभी होता है कि बच्चों को ऐसे पूछा जाता है कि और, तो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर के 2 लिखते हैं और नीचे के 2 लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको पूरे क्वेश्चन दिए उसमें सब क्वेश्चन 4 दिए गए तो पूरे वो सॉल्व कीजिए। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप नीचे के सॉल्व कीजिए। और व्याकरण जैसे गद्यांश और पद्यांश आप उसमें से सही उत्तर लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने पूरी भाषा सीखी हुई है, भाषा को समझा हुआ है, उस व्याकरण को समझा हुआ है, क्योंकि व्याकरण हमेशा सूत्रात्मक होता है, तो अगर जिसका अध्ययन प्रभावशाली है, जिससे बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो उसको व्याकरण में कभी भी गलती नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सराव ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो 2 सेक्शन में से जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो वही करिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेसिकली सेक्शन 4 में रचना विभाग। इसमें पत्र लेखन लाइक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक आणि अनौपचारिक। तो इसमें से मुझे आप बताइए कि औपचारिक सॉल्व करना चाहिए अनौपचारिक? अगर 2 विषय यानी विद्यार्थी ने छात्रा ने किस तरह से किया गया है, अगर औपचारिक भी करना है या अनौपचारिक भी करना है, लेकिन आपको उसका सही तरह से मायना पता होना चाहिए। हमारे समय में पत्र लेखन जो था वो कुछ अलग तरीके से था, लेकिन अब क्या हो गया, तो डिजिटल ऐसे होने से जैसे हम ईमेल लिखते हैं उस तरह से भी अब पत्र लेखन हो गया है। तो अनौपचारिक या औपचारिक कोई बात नहीं है, आपको मार्क्स तो अच्छी तरह से उसी तरह से मिलेंगे, लेकिन आपने किस तरह से सराव ज़्यादा किया है, औपचारिक का किया है या अनौपचारिक का किया है, उस तरह से आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर है सेकंड बेसिकली विज्ञापन, और इसको जो और है वो है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। इसमें से कौन सा सॉल्व करना चाहिए? हाँ, अगर विज्ञापन ये क्या है, रचनात्मक है, तो हमारा स्किल विज्ञापन में ज़्यादा होता है, क्योंकि हर तरह कोई तो ऐड बना नहीं सकता, जिसके पास वो स्किल है वही बनाएगा। क्योंकि विज्ञापन में क्या होता है कि कम शब्दों में आपको लोगों को आकर्षित करना पड़ता है, तो कभी कभी इसके लिए आपको चित्र भी बनाने पड़ते हैं, तो उसी तरह से आपको कम शब्दों में लोगों को बताना ही पड़ेगा। अगर आपके पास वो कौशल्य है तो आप वो करिए। अगर आपको प्रश्न बनाना भी एक स्किल है, क्योंकि हम प्रश्न संदिग्ध भी नहीं बना सकते, सम्मिश्र भी नहीं बना सकते, तो प्रश्न के उत्तर हमको सही सही मिल सके ऐसे आपके प्रश्न के उत्तर होने चाहिए। तो आपको दोनों में भी बहुत कौशल्य है, तो जिसके पास जो कौशल्य होगा वो सही तरह से बना सकता है। मीन्स मेजरली मॅमचं जे म्हणणं आहे की जेव्हाही तुम्हाला और मध्ये ऑप्शन्स येत आहे तर तुम्ही कशावर प्रॅक्टिस केलेली आहे जास्त, आणि तुम्ही कशामध्ये जास्त तुम्हाला मार्क मिळतील, आपला कॉन्फिडन्स कशावर आहे की नाही मला याच्यातच मार्क मिळू शकतात। कारण हिंदी मराठी सारखे जे विषय आहेत, तर संस्कृत हा एक मॅथ्स सारखा मानला जातो, तर तुम्ही जसं सोडवाल तसे तुम्हाला मार्क्स मिळतात। पण हिंदी आणि मराठी याच्यामध्ये खूप चुका मुलं करतात। कारण काय आहे की हिंदी आजकाल यूट्यूब किंवा टी व्ही पाहून ही आपली भाषा झाली, परंतु ती तुमची प्रमाण भाषा नाही आहे हिंदी। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला सराव पाहिजे, अध्ययन पाहिजे, लेखन पाहिजे, म्हणजे आपण हिंदी जशी बोलतो तशीच लिहिल्या जाते असं नाही आहे। आणि मराठीतलं पण तसाच एक भाग आहे। तर तुम्हाला कशावर विश्वास आहे तुमचा की नाही मला याच्यात एवढे मार्क्स मिळू शकतात आणि मी हा प्रश्न खूप चांगल्या पद्धतीने केला आहे, तो तुम्ही नक्की सोडवायचा प्रयत्न करा। ओके, गॉट इट मॅम। आता लास्ट प्रश्नावर येऊ आपण, निबंध लेखन। याच्यामध्ये 2 टॉपिक दिले आहे, मेरे प्रिय पुस्तक आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं आहे वर्णात्मक निबंध, आणि सेकंड आहे जीवन में खेलों का महत्व विचारात्मक निबंध। तर याला कसं, कारण याला 4 मार्क आहे। हां, त्याला 4 मार्क आहेत। तर पहिला विषय कुठला सांगितला आहे? मेरे प्रिय पुस्तक वर्णात्मक मेरे प्रिय पुस्तक। तो आपको अगर पुस्तक के बारे में लिखना है, प्रिय पुस्तक के बारे में, तो आपको उस पुस्तक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जो आपने किताब वो चुनी हुई है तो उसके लेखक कौन हैं, किस विषय के बारे में बताया गया है। अगर आपने खुद पढ़ी है तो आप लिख सकोगे, राइट, ये है। और अगर दूसरा जो दिया है विचारात्मक, खेलों का महत्व, तो अगर आपको कोई एक खेल प्रिय है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। और दूसरी तरह से कि मोबाइल के ज़माने में क्या हो गया कि हम खेल से दूर होते जा रहे हैं सब लोग, तो खेलों का महत्व समझाते हुए आपको आरोग्य की दृष्टि से भी उसको बताना
चाहिए। तो केवल 4 मार्क है तो हमें सिर्फ 5 लाइन लिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। निबंध जो है उसकी प्रस्तावना आप कीजिए, फिर उसका मध्यांतर आएगा, और अगर जो भेद है कि आपने ये पुस्तक क्यों पढ़ी है उसको आपको अंत में लिखना पड़ेगा। अगर ये आप खेल के महत्व बता रहे हो तो जिन लोगों को बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी आप बता सकते हो। यानी आपको प्रस्तावना, मध्यांतर और अंत ये अगर आपने सही तरीके से किया। बच्चे क्या करते हैं, मैंने तो इतना लिखा, एक ही लाइन 2 बार लिखने से आपको निबंध के पूरे मार्क नहीं मिल सकते। पूरे मार्क तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 में से 3 भी आपको मिल सकते हैं। और कभी कभी आप उसमें कुछ सुविचारों का आप उपयोग कर सकते हो। निबंध एक ऐसा है कि आपके क्या विचार है उसको आपको प्रकट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है हिंदी संयुक्त पेपर को। तो बेसिकली फिर भी मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपको पूछना चाहूँगा, जैसे आपने काफ़ी पेपर्स भी चेक किए होंगे, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सराव परीक्षा का पेपर है। तो ऐसे कौन से 2 से 3 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं पेपर में मेजरली, जहाँ उनके मार्क्स कटते हैं? जहाँ उनके मार्क्स कटते हैं वो तो है एक लेखन विषयक। यानी कभी कभी बच्चों के अक्षर ही नहीं समझ में आते। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं 10वीं में गए तो ऐसी बात नहीं कि उनके अक्षर अच्छे होने चाहिए, सबके अक्षर अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको किसी के सामने आपको प्रेजेंट करना है। तो अगर आप पढ़ोगे तो किस तरह से पढ़ोगे, क्योंकि वैल्यूअर जो है उसको 203 से पेपर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख देता है और उसी प्रश्न का सब क्वेश्चन जो है उसका अंत में लिख देता है। बोर्ड के जो पेपर है तो आपको उस जो वैल्यूअर है उसको वो ढूंढना पड़ता है। लेकिन आप ये गलती मत करें, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर अगर बाद में आता है तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दे। और अगर एक पहला क्वेश्चन है और उसके सब क्वेश्चन है तो वहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपकी जगह बची हुई है तो उसको छोड़ दे, नया क्वेश्चन नए तरीके से फिर से लिख दीजिए, ताकि जो वैल्यूअर है उसको चेक करने के लिए कोई परेशानी नहीं हो और आपका पेपर पढ़ते आना चाहिए। और बच्चे पढ़ते नहीं हैं। क्या होता है कि जो अगर आपको गद्यांश पद्यांश अगर दे भी दिया है तो क्या अगर पहले उसका आंसर आपको 3rd या 4 लाइन अंत में होगा और उसको उसी तरह से संबंधित एक शब्द दिखाई देता है तो उसका आंसर वो लिख देता है। ऐसी गलती मत करें, पहले पूरा आपको उतारा समझकर उसको पढ़कर फिर बाद में एक बार टैली कीजिए कि आपका इसका आंसर यह हो सकता है क्या। और मुझे लगता है मुझे लगता है कि टाइमिंग का इशू नहीं होगा, क्योंकि 2 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर लाइक 40 मिनट्स के लिए, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अब देखिए निबंध भी 4 मार्क का है, तो समझो आपने पूरे पॉइंट्स पूरे मुद्दे वहाँ पे अगर क्लियर किए हैं, लिखे हैं, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 पेज लिखो तो ही आपको 4 मार्क मिलेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। ओके, तो हमने मैम हिंदी से एक तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अभी थोड़ा रिमेनिंग रह जाता है हिंदी, तो मैं और लेस सेम ही है जैसे आपने मुझे पहले भी बताया था बिफोर डिस्कशन, सिर्फ उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है और व्याकरण भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे इनका लिमिटेड यानी इनकी सीमा है कहाँ तक इनको पूछना है, इससे ज़्यादा आपको हिंदी संपूर्ण में मिल जाएगा। वहाँ पे वृत्तांत लेखन भी होगा, है ना। तो इसके ज़्यादा से मार्क्स यानी ये 40 मार्क्स का है तो वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। जो नियम है चाहे व्याकरणात्मक हो चाहे गद्यांश के हो या पद्यांश के हैं वो सही है, उसी तरह सही है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपको अगर नाट्यांश दिया है तो किसने किससे कहा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी की जाती है। व्याकरणात्मक भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी संपूर्ण में मिल जाते हैं। तो लेकिन 3 जो घंटा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपने पढ़ाई करके अगर आप जाते हो कि हिंदी का पेपर है क्या पढ़ना है, वहीं पे जाके अगर डायरेक्ट आप पैसेज पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है। आपके पास समय है, आपको जो भी अभी भी नहीं समझा है तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी मिलते हैं। अगर आपके टीचर आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे तो आप उनको टाइम पर भी पूछ सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये बहुत प्यारी भाषा है हिंदी।
कि इसमें बहुत ज़्यादा आदर है, रिस्पेक्ट है, ज़्यादा। तो आप इस भाषा के ऊपर अपना प्रभुत्व निर्माण कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो मैम ने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी हिंदी संयुक्त और हिंदी दोनों पेपर्स के बारे में। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो गए, कुछ क्वेरीज हो गए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपके पेपर के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।